एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे तुम लोगों का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तुम लोगों ने एसएसटी के सारे एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लिए हैं इस चैनल के थ्रू, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब तुम लोगों का एसएसटी एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। तो एसएसटी पढ़ने के बाद अब बारी है साइंस की। तो हम लोग साइंस के सभी चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे और अपना साइंस भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे एसएसटी की तरह। तो इसीलिए अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत करो, जिससे कि तुम लोग एक भी वीडियो मिस ना करो और हर एक वीडियो तुम्हारे पास टाइम से पहुंच जाए जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो इसलिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। तो इसी सब के साथ अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। अब देखो, फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? जब किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा होता है तभी हम कहते हैं उसे फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज किसे कहते हैं? जब दो सब्सटेंस आपस में मिलकर तीसरा नया कंपाउंड बनाते हैं तो उस चीज को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। नॉट को ध्यान में रखना। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। तो यहाँ पे वाटर चेंज हो रहा है वाटर वेपर में, तो यहाँ पे वाटर लिक्विड से चेंज हो रहा है वेपर में, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज है, तो ये तो फिजिकल चेंज हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, यहाँ पे भी आइस चेंज हो रहा है वाटर में, तो यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रहा है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो यहाँ पे सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, तो यहाँ पे सॉल्ट का स्टेट चेंज हो रहा है, तो ये भी फिजिकल चेंज है, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। तो एलपीजी का जब भी कंबशन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा है बल्कि न्यू कंपाउंड बन रहा है, तो इसीलिए ये केमिकल चेंज हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। तो इनमें से बताना है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन वो होता है जब दो कंपाउंड के मिलने से एक नया कंपाउंड बनता है। सो पहला ऑप्शन है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे तो हम लोग बस ऑक्सीजन को स्टोर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। तो यहाँ पे एयर जो कि गैस है उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ये एक फिजिकल चेंज है, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। ऑप्शन नंबर सी है कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन दी ओपन। तो ऐसे कंडीशन में जो पेट्रोल है वो उड़ जाएगा, यानी उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, तो ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। सो लास्ट ऑप्शन है हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट ए हाई टेम्परेचर। तो अगर हम लोग कॉपर को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पर ऑक्साइड में, तो यहाँ पे कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है जो कि एक न्यू कंपाउंड है, तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा कि ये तीनों फिजिकल चेंज है, यही है जो केमिकल चेंज है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन the abbreviation represent the correct state of a reactant and product evolve at a reaction temperature। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि हम लोगों को इनमें में से राइट इक्वेशन चुननी है। यहाँ पे एब्रीविएशन का मतलब हो गया उसका स्टेट। सो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 हाइड्रोजन गैस जो कि लिक्विड है वो ऑक्सीजन लिक्विड से कंबाइन होके वाटर गैस बना रही है, तो ये तो सरासर गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो हाइड्रोजन रहती है वो हमेशा नेचर में गैस फॉर्म में रहती है, उसी तरीके से ऑक्सीजन भी हमेशा गैसियस फॉर्म में रहता है, तो जहाँ पे भी लिक्विड है तो वो ऑप्शन एकदम गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में दिया हुआ है और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में दिया हुआ है, और ये दोनों मिलके वाटर बना रही हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। देखो यहाँ पे ये दोनों तो सही है, पर नेचर में जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में नहीं होता बल्कि होता है लिक्विड फॉर्म में, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हमेशा उस कंपाउंड का स्टैंडर्ड स्टेट चेक करते हैं, यानी कि वो नेचर में किस फॉर्म में रहता है। तो हम लोगों को पता ही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नेचर में गैसियस फॉर्म में रहते हैं,
और जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है द रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। तो देखा जाए तो ये केमिकल रिएक्शन की ही डेफिनेशन है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। केमिकल रिएक्शन में ही हमेशा न्यू कंपाउंड बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, और फिजिकल चेंज में हमेशा स्टेट चेंज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन। तो इनमें में से कौन सी कंडीशन नेसेसरी है केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट मस्ट बी एक्कम्पनाइज्ड विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज के साथ साथ केमिकल रिएक्शन भी चेंज होनी चाहिए। तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करने से केमिकल रिएक्शन भी चेंज हो, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी है एट लीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इन ए फिक्स क्वांटिटी। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उन्हें में से एक क्वांटिटी फिक्स हो। और ऑप्शन नंबर सी है इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये एकदम राइट आंसर है कि हर केमिकल रिएक्शन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करनी ही पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन होना ज़रूरी नहीं होता। सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज एन इक्वेशन एक्स विच contain equal number of atom of a element on both side. What is x? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ए बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में ही नंबर ऑफ एटम ऑन ईच साइड इक्वल रहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए बैलेंस इक्वेशन। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। इनमें में से कौन सा एक फिजिकल चेंज नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल। तो ये मैंने पहले भी बता दिया है, पेट्रोल है गैसेस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, तो ये तो फिजिकल चेंज है। सेकंड है बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये तो पहले ही क्वेश्चन जैसा है, तो ये एक केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हम लोग बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। हीटिंग ऑफ ए आयरन रॉड टू रेड हॉट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन को हम लोग गर्म करके हम लोग रेड हॉट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो इसलिए भी ये भी एक तरीके का फिजिकल चेंज हो गया। और ऑप्शन नंबर डी है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। देखो सब्लिमेशन का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो पहले लिक्विड में चेंज होता है और उसके बाद गैसियस चेंज में होता है, पर सब्लिमेशन में होता है कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उसमें लिक्विड स्टेट नहीं आता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी स्टेट के साथ हम लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे भी फिजिकल चेंज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी बर्निंग ऑफ एलपीजी। आई होप तुम लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तुम लोग देखो कि मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करती हूँ और मैं कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करती हूँ। सो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन इक्वेशन व्हाट डज एक्स स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्स की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है और इस जगह भी 2 एल्युमिनियम है। यहाँ पे 3 सल्फेट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ E के सल्फेट है। तो इसका मतलब अगर ये बैलेंस इक्वेशन है तो यहाँ पे भी 3 सल्फेट होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 3। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, और एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज हो। एक बात और याद रखना कि हमेशा इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर कम होता है क्योंकि वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि हीट रिलीज हो रही होती है। तो हम लोगों को बताना है कि इनमें में से कौन सी रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोल। तो जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो जाहिर सी बात है हीट रिलीज होती है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सेकंड ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट।
तो ये भी एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर सी है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और लास्ट ऑप्शन डी जो कि सही है वो है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म ए क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को तोड़ने के लिए हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ती है, यानी यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एनर्जी लेने के बाद यानी हीट लेने के बाद कन्वर्ट हो जाता है क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने नोटबुक में लिख लेना। सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे हम लोगों को एक रिएक्शन दी गई है और हम लोगों को बताना है इनमें में से ये रिएक्शन कौन सी है। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये कंबशन रिएक्शन पक्का है। और साथ ही में यहाँ पे अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो हम लोग उस इक्वेशन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। यहाँ पे कंबशन भी हो रहा है और रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है। सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 है 3 बीकर लेबल्ड एज A, B and C ईच कॉन्टेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वेयर टेकन। यानी कि हम लोगों ने 3 बीकर लिया है, तो ये एक बीकर हो गया, 2 और 3, और तीनों में हम लोगों ने वाटर भर रखा है 25 ml H2O। A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट and NaCl were added to a beaker ABC। यानी हम लोगों ने बीकर A में थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है, बीकर B में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, और बीकर C में हम लोगों ने थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डाला है। It was observed that there was a increase in the temperature of a solution containing in beaker A and beaker B। अब क्या होता है, बीकर A और B में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, whereas in case of beaker C the temperature of the solution falls। लेकिन बीकर C में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। Which of the following statement are correct? तो देखा जाए तो हम लोगों को बताना है कि इनमें कौन से बीकर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और कौन से बीकर में इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। सो ये बात तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता रखी है कि अगर कहीं पे भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यानी कि वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। और कहीं पे अगर टेम्परेचर डाउन जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि वहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अब तुम लोग आंसर खुद ही दे सकते हो, यानी कि बीकर ए और बी में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। और बीकर सी में टेम्परेचर डाउन जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। सो अब हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इन बीकर ए, यहाँ पे बी होगा, इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर अकर्ड। तो एकदम सही है, बीकर ए और बी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो ही रही है। इन बीकर ए बी इंडोथर्मिक, तो ये तो गलत है। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इन बीकर से इंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड, तो ये ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 1 और 4। तो यहाँ पे 1 और 4 सही आंसर हैं, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, 1 और 4। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यही थी कि एक्सोथर्मिक में हमेशा हीट रिलीज होती है और वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता है, और इंडोथर्मिक में हमेशा टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर फॉल होता है। अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 12 है ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू ए बीकर कॉन्टेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो एक बीकर है,
उसमें हम लोगों ने एसिडिफाइड परमैंगनेट यानी कि KMnO4 रखा हुआ है। एक्चुअली में परमैंगनेट सिर्फ इतना होता है, पर ऑप्शन में पोटेशियम दिया हुआ है, तो इसका मतलब उस बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट रखा हुआ है। और हम लोग इस बीकर में फेरस सल्फेट भी धीरे धीरे डाल रहे हैं, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4। The right purple color of a solution fades and finally disappear. Which of the following is the correct explanation for the observation? तो जब हम लोगों ने फेरस सल्फेट डाला तो जो KMnO4 का कलर होता है पर्पल, वो डिसअपेयर हो गया। तो हम लोगों को बताना है ऐसा क्यों हुआ। तो अब हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इट ऑक्सीडाइज FeSO4। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। जब हम लोग KMnO4 में फेरस सल्फेट डालते हैं तो FeSO4 ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जिससे कि जो KMnO4 का कलर है वो फेड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। हम लोग बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। FeSO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज KMnO4, ये एग्जैक्ट उल्टा लिखा हुआ है। द कलर डिसअपेयर ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड, ये तो सरासर ही गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी है KMnO4 is unstable compound and decomposes in presence of FeSO4 to a colorless compound। तो देखा जाए ये ऑप्शन भी एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में दो सही आंसर है, ए और डी। पर अगर तुम लोगों को दोनों में से एक चूज करना तो ऑप्शन नंबर ए चूज करना, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन सही बता रहा है। वहाँ पे FeSO4 का ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ए और डी दोनों होगा तो तुम लोग ए टिक करके आओगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ए है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोगों को इनमें में से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है PV यानी लीड कॉपर क्लोराइड से मिक्स होके लीड क्लोराइड और कॉपर बना रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉपर के साथ पहले क्लोरीन था, अब यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, बल्कि वो क्लोरीन शिफ्ट हो गया लीड के पास। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, पर यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डबल नहीं। तो ये हम लोगों का आंसर नहीं है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बैरियम क्लोराइड, और जिससे बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सोडियम के साथ सल्फेट था, पर रिएक्शन के बाद सोडियम के साथ क्लोरीन है, और यहाँ पे बैरियम के साथ क्लोरीन था, रिएक्शन के बाद बैरियम के साथ सल्फेट है। तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। हम लोग ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। और ऑप्शन नंबर 4 में मीथेन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो इन दोनों केसेस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो मैंने तुम लोगों को सारी बातें अच्छे से बता दी। तो इस हिसाब से राइट आंसर है बी, 2 ओनली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2 रिएक्ट करता है अमोनियम सल्फेट यानी कि NH3 होल ट्वाइस का SO4, इसी को हम लोग बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। तो जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है अमोनियम सल्फेट तो फॉर्म होता है बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन में तुम लोगों को ये वाली रिएक्शन दी गई है, तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो इनमें में से हम लोगों को राइट आंसर बताना है जो इस रिएक्शन के बारे में सही है। तो ये तुम लोगों को देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, क्योंकि बेरियम के साथ क्लोरीन था, अब बेरियम के साथ सल्फेट हो गया। पहले अमोनियम के साथ सल्फेट था, अब अमोनियम के साथ क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, क्योंकि दो चीज़ें बदल रही हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, बेरियम सल्फेट का PPT फॉर्म होता है बीकर के अंदर। देखो PPT का मतलब प्रेसिपिटेट। तो जब ये रिएक्शन होती है तो उसमें BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनता है, BaSO4 नीचे बैठ जाता है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ना कि दो मॉलिक्यूल मिलके तीसरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है जैसे C+O2 तो CO2 बन गया, तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये है ही, तो यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl इज एडेड टू ए आयरन फिलिंग, चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें बताना है कि अगर हम लोग आयरन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं यानी HCl डाल दें तो क्या होगा। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से रहती है कि आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो बनता है FeCl2 प्लस H2O गैस। यहाँ पे बहुत सारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब देखो मैंने ये रिएक्शन कैसे लिखी, तो देखो कोई भी कंपाउंड बनता है तो वो अनायन और कैटायन से बनता है। अनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन अनायन है, और कैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैटायन है। और आयरन जो कि मेटल होता है वो कैटायन होता है। तो जब कंपाउंड बनता है तो वो एक अनायन और एक कैटायन की मदद से बनता है। तो यहाँ का कैटायन मिल जाएगा इसके अनायन से और बन जाएगा FeCl2, और आखिरी में सिर्फ बचाएगा हाइड्रोजन जो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। तो अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो ये तो एकदम सही आंसर है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड यहाँ पे बन रहा है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बाकी के ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, तो ये ऑप्शन गलत है, क्लोरीन गैस नहीं प्रोड्यूस हो रही है बल्कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। सी तो बोल रहा है नो रिएक्शन टेक प्लेस, तो ये तो एकदम सही गलत है। ऑप्शन नंबर डी है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। सो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 16 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को बहुत देर तक सन के एक्सपोजर में रखें तो वो ग्रे कलर की बन जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, बहुत देर तक सनलाइट में रखने की वजह से सिल्वर क्लोराइड टूट जाती है उसके आयन में, यानी Ag+ और Cl- में, और Ag+ जो कि ब्लैक कलर का होता है। इसी वजह से कंपाउंड के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है जो कि देखने में ग्रे कलर की लगती है। तो अगर हम लोग बहुत देर तक सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो कुछ सिल्वर क्लोराइड टूट जाती हैं Ag+ और Cl- में, और Ag+ ब्लैक कलर का होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि पूरा कंपाउंड ग्रे कलर का बन गया है। सो अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो ये ऑप्शन तो सही है, यहाँ पे सिल्वर बन रहा है। सेकंड ऑप्शन है सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ पे कोई सब्लिमेशन नहीं हो रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस भी नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन आयन फॉर्म हो रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, यानी 1 फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग कुछ असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे कि दीदी असर्शन और रीज़न करवा दीजिए, ये नहीं हो रहा है हमसे। सो इसीलिए अब हम लोग कुछ असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि तुम लोगों को पहले से ही पता है कि असर्शन और रीजनिंग में ऑप्शन ए होता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। वैसे ही बी होता है कि बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। वैसे ही सी होता है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल, और डी होता है ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। तो ये सब तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाले ऑप्शन तुम लोग माइंड में बिठा लेना, क्योंकि मैंने आगे ये ऑप्शन डाले नहीं हैं। सो ये रहा हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। असर्शन है कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की, और इसका रीज़न दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड सुलीज द वाटर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
असर्शन तो एकदम सही है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से लिक्विड मिल्की जैसा दिखने लगता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को गंदा कर देता है। सुलीस का मतलब होता है कि गंदा कर देना, यानी किसी चीज में इम्प्योरिटी ला देना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर एट ए हाई टेम्परेचर। तो इसका रीज़न दिया हुआ है, एट हाई टेम्परेचर मॉलिकुलर मोशन बिकम मोर रैपिड। तो एकदम सही बात है, हाई टेम्परेचर पे मॉलिकुलर मोशन बहुत फास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का असर्शन दिया हुआ है, आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल ए शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉल इज ऑब्टेन आफ्टर 2 to 3 days। तो इसका रीज़न है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव शाइनी वाइट कलर। तो इस क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है कि जब हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं वॉल की तो 2-3 दिन बाद एक शाइनी फिनिश दिखने लगते हैं वॉल पे। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाइट वॉशिंग के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहती है, तो जब वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर देती है तब बना लेती है कैल्शियम कार्बोनेट, और यही कैल्शियम कार्बोनेट शाइनी फिनिश देता है वॉल पे। बट रीज़न में दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, बल्कि यहाँ पे होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनता बल्कि बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का असर्शन है, बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज ए फिजिकल चेंज, और इसका रीज़न दिया हुआ है, द फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो बर्निंग ऑफ ए केमिकल फिजिकल चेंज नहीं होता बल्कि होता है केमिकल चेंज, उसमें वैक्स कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसीलिए इसका असर्शन गलत है और रीज़न तो सही है, फिजिकल चेंज मतलब नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी, assertion is false but the reason is true। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का assertion दिया हुआ है, सोडियम मेटल इज स्टोर अंडर केरोसिन, और इसका रीज़न दिया हुआ है, मेटेलिक सोडियम मेल्ट व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो ये तो स्टेटमेंट एकदम ही रॉन्ग है। देखो, जो सोडियम मेटल होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग इसको केरोसिन में रखते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट एकदम सही है। अगर हम लोग सोडियम को केरोसिन में नहीं रखेंगे तो वो एयर में पड़े मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगा, और ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रहते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है, जिससे कि ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम लोग सोडियम मेटल को स्टोर कर देते हैं केरोसिन में। तो यहाँ पे मेटेलिक सोडियम मेल्ट नहीं होता बल्कि फायर पकड़ लेता है, क्योंकि सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और ऐसे ही हम लोग साइंस के आने वाले चैप्टर के MCQ सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो देखते रहो। तो इसी सब के साथ अब हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।